हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हम फिजिक्स के 64 यानी कि 64 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप करवाएंगे जो कि बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्रतिरोध की विमा है। तो प्रतिरोध की विमा होती है M L² T-2 A-2 यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसमें कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है रो की वैल्यूज ज्ञात करनी, तो रो इक्वल टू होता है RA/L। तो आर की वैल्यूज हो गई ओम और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपान यल का हो गया मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल कर देंगे यानी कि ओम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विशिष्ट चालकता का मात्रक है। तो विशिष्ट चालकता यानी कि सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो और रो का मात्रक अभी अभी हम लोगों ने निकाला था ओम इनवर्स और ये हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होगी। तो वैद्युत चालकता यानी कि जी और जी की वैल्यूज होती है 1/R। आर का मान दे दिया गया है 500 ओम, तो हो जाएगा 1/500 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी 0.0002 ओम इनवर्स यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो और चालकता यानी कि सिग्मा, इन दोनों का गुणनफल जो होता है एक कांस्टेंट वैल्यू जाती है 1। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इसकी वैल्यूज नियत हो गई। तो ये क्वेश्चन आपका डी, इनमें से कोई नहीं, यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। किरचॉफ के धारा नियम किस संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। तो किरचॉफ का धारा नियम जो होता है वो किस नियम के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 6 का सी इसका राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर हो गया। आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में कह रहा किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है जिसमें इन्होंने बताया था सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा ई। तो ये नियम किस पे आधारित है। तो ये नियम आपका है ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश कोण पर प्रवेश करता है तो कण का पथ होगा। तो 30 अंश के कोण पर जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी एंगल पे प्रवेश करता है तो उसका जो पथ होता है वो कुंडलिनी वृत्त में होता है, कुंडलिनी के आकार का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो आंसर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वृत्ताकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक आवेशित कण के त्वरित गति से चलने पर उत्पन्न होता है। तो जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो उसमें वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न होती हैं। तो इसका आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट।
की पावर -1/2 का मान होता है। तो ये प्रकाश की चाल यानी कि 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है रूट μ0/ε0 का मात्रक है। तो μ0/ε0 का मात्रक आपको बताना है। तो इसका मात्रक होता है ओम। क्वेश्चन नंबर 13 है 1/μ0/ε0 का मात्रक होता है। तो μ0/ε0 का मात्रक किसके बराबर होता है, मतलब ये वैल्यूज किसके बराबर होती है, सी के। और सी क्या होती है, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। वैद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता के माध्यम में वैद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग होगा। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग यानी कि सी जो होती है 1/μ0 × ε0 के इक्वल टू होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 हेनरी प्रति मीटर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया कि हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है। तो हेनरी प्रति मीटर जो है चुंबकशीलता का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए सभी लोग। वीडियो को पुश कर दीजिए और पुश करके आंसर दीजिए, तब आगे बढ़ाइए। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है। तो चारों ओर उत्पन्न होता है केवल चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका आंसर नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील आवेश के द्वारा क्या उत्पन्न होता है। तो गतिशील उत्पन्न करता है वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्थिर आवेश, तो स्थिर आवेश द्वारा केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन अगर आवेश गतिशील हो जाता है तो उससे दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा। तो इसके ये दोनों ऑप्शन राइट है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए तथा बी दोनों के द्वारा। तो ए तथा बी दोनों के द्वारा वैद्युत चुंबकीय एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक यानी कि फाई, और फाई बराबर आपको पता है क्या होता है ई ए। और ई की वैल्यूज हो गई कितना, तो ए हो गया आपका न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। दूसरा इसमें ई का जो मात्रक होता है वो होता है V/D से। तो यहाँ से हो गया वोल्ट प्रति मीटर, ये हो जाएगा। और यहाँ से जब इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे फाई की वैल्यूज़ ई ए से, तो वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या कह रहा है। यदि एक आवेशित कण के प्रारंभिक वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ना तो समांतर हो और ना ही लंबवत हो, तब इस क्षेत्र में कण का पथ जो होगा वो कैसा होगा। तो जब ना समांतर होगा ना लंबवत होगा, तो इस स्थिति में कण का जो पथ होता है वो सर्पिलाकार हो जाता है। तो इसका आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। तो डी इसका आंसर होगा, सर्पिलाकार। क्वेश्चन नंबर 21 है एम द्रव्यमान का कण आवेश क्यू है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी के लंबवत वेग v से प्रवेश करता है। तो इसके पथ की त्रिज्या होगी, तो इसके पथ की त्रिज्या
यानी कि आर बराबर होता है mv/qb। तो इसका आंसर नंबर डी इसका भी राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के लंबवत कार्य करता है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चलते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र को दोगुना कर दिया जाए तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या होगी। तो भैया आर बराबर अभी अभी हम लोग कंडीशंस निकाले थे mv/qb। तो यहाँ से अगर हम कंडीशंस निकाले तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/b। और यहाँ से अगर हम कंडीशन निकालेंगे तो त्रिज्या दोगुनी, तो आर डैश बराबर हो जाएगा r/2b। यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी, आर की वैल्यूज रखेंगे 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा 1 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन बी हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है, सरल जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से आ गया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी एलसीआर परिपथ के अनुनाद पर शक्ति 6 होगा। तो इसका आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो शक्ति 6 यानी कि P बराबर हो जाएगा I²R। इसका राइट आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में कह रहा है कि एक परिपथ में प्रतिरोध 10 ओम तथा प्रतिबाधा 100 ओम है। परिपथ का शक्ति गुणांक होगा, तो शक्ति गुणांक यानी कि cos फाई, और cos फाई बराबर होता है R/Z। तो R की वैल्यूज़ है हमारे पास कितना, 10 ओम, और Z की वैल्यूज़ है 100। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी 0.1। तो 25 का जो क्वेश्चंस का आंसर होगा 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर अगला है 26। तो 26 में कह रहा, किसी एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक 1 है, 1 के लिए प्रतिबाधा है। प्रतिबाधा इस बार निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस भाई cos फाई इक्वल टू हो गया 1, cos फाई इक्वल टू 1 हो गया। अब cos फाई बराबर होता है R/Z। एलसीआर परिपथ की बात किया है, तो एलसीआर परिपथ में cos फाई की वैल्यूज़ 1 दे दिया गया। तो आपसे पूछा गया, तो cos फाई अभी अभी मैंने सूत्र बताया, cos फाई बराबर होता है R/Z। तो यहाँ से इसकी वैल्यूज़ 1 दिया गया, तो आपसे प्रतिबाधा यानी Z इक्वल टू हो जाएगा R/cos फाई, और cos फाई की वैल्यूज़ कितनी हो गई 1। तो cos फाई की वैल्यूज़ रख देते हैं 1। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ω/L-1/ω/C। अगला है 27 में कह रहा L/R की विमा होगी। तो L/R की विमा जो होती है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 28 है, L, C तथा R क्रमशः स्वप्रेरकत्व धारिता एवं प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। तो निम्नलिखित सूत्र में किसका विमेय सूत्र आवृत्ति का नहीं है। तो 28 नंबर का क्वेश्चन आप लोग जल्दी से करिए। तो यहाँ पे हम सभी की वैल्यूज़ निकालेंगे, तो हमारा आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो आंसर नंबर डी जो है आवृत्ति का सूत्र नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 29। किसी समांतर अनुनादी एलसी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा होती है। तो अनुनाद स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 0 होता है। आंसर नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति है, दिया गया L बराबर 0.02 हेनरी और C इक्वल टू दिया है 0.2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे हमें आंसर करना है। तो अनुनाद की स्थिति में हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो F इक्वल टू होता है 1/√L
एफ इजकल टू 1/2 पाई और रूट एल सी। इस क्वेश्चन में हम इसकी वैल्यूज़ रखेंगे और वैल्यूज़ रखने के बाद जब हल करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति अर्थात दूसरा अथवा में यही क्वेश्चन कह रहा अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की जो आवृत्ति होती है, तो अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की जो आवृत्ति होती है आपके सामने क्वेश्चंस ये आंसर लिखा हुआ, तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी आंसर नंबर सी, यानी कि 1/2 पाई रूट 1/LC, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, 0.25 हेनरी प्रेरकत्व के समांतर में कितनी धारिता जोड़ी जाए जिससे यह संयोजन उल्टता V बराबर 5 sin 4000 t से अनुनाद करें। तो यहाँ पे हम जो है धारिता C की वैल्यूज़ ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यूज़ निकालेंगे, तो इसका कंपेयर कर देंगे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी से जब कंपेयर करेंगे तो ओमेगा वैल्यूज़ हो जाएगी कितनी 4000, और यहाँ से ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई f। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे और फ्रिक्वेंसी निकालने के बाद फिर हम फ्रिक्वेंसी f इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि 0.25 माइक्रो फैरड। इसी कड़ी में आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। तो 33 में कह रहा कि एक एलसी परिपथ में को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है, अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा का कालांतर होगा। तो ध्यान दीजिएगी अनुनाद की स्थिति में कंडीशंस दिया गया, तो इस स्थिति में हमारा जो आंसर होगा राइट आंसर वो होगा आंसर नंबर डी, यानी कि 0। तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया हमारा 34। तो 34 में कहा गया है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 इक्वल टू 5√2 एम्पियर है। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS इक्वल टू होता है भैया I0/√2। तो I0 की वैल्यूज़ है 5√2 और नीचे हो जाएगा √2 से √2 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। तो 34 का आंसर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा 5 एम्पियर की धारा। अगला है 35 क्वेश्चंस। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 1 एमीटर का पाठ्यांक 5 एम्पियर है। परिपथ में धारा का अधिकतम मान होगा। तो इस बार IRMS की वैल्यूज दे दिया, तो अधिकतम मान पूछ रहा है इस बार, यानी कि शिखर वैल्यूज। तो शिखर मान इसका होगा जैसे अभी मैंने बताया IRMS इक्वल टू क्या था I0/√2। तो √2 इधर जाएगा, यानी कि 5√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, 1 एमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है। परिपथ में धारा का शिखर मान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4√2। सूत्र के आधार पे रख के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 37 नंबर है, वोल्टेज की वैल्यूज दिया गया। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी से जब कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी हमारे पास V0 की वैल्यूज़ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 200। इसके बाद हम VRMS इक्वल टू फार्मूला रख देते हैं। तो VRMS इक्वल टू हो जाएगा V0/√2। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो गया। तो इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है 38 में कहा गया है एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R इक्वल टू 100 ओम दिया है। एक्सेल की वैल्यूज जो है 300 ओम हो गया है और XC बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आरोपित विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कालांतर ज्ञात कीजिए। तो R है, XL है, C है,
तो कालांतर निकालना, कालांतर यानी कि tan फाई। तो tan फाई बराबर होता है XL माइनस XC माइनस XC अपान R। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो XL की वैल्यूज़ हमारे पास 300, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 200 अपान R। R की वैल्यूज़ हमें मिल जाएगी 100। यहाँ से हमारी वैल्यूज़ हो जाएगी कितना, 100 अपान 100। ये हो गया। तो 100 अपान 100 से ये हो जाएगा कैंसिल। अब इसके बाद हो गया हमारा tan फाई इक्वल टू 1। तो tan फाई के किस कोण का मान होता है 1, तो A45 की वैल्यूज़ होती, तो यहाँ हम लिखेंगे tan 45। तो tan आप tan कैंसिल, तो यहाँ से फाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। तो 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39। 39 में क्या कह रहा है, प्रकाश किरण, एक्स किरण तथा रेडियो तरंगे निर्वात में गतिशील है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 39 का आंसर आप करिए। कह रहा कि प्रकाश किरण, एक्स किरण एवं रेडियो तरंगे निर्वात में गतिशील है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, इनकी चाल समान परंतु आवृत्तियाँ भिन्न होंगी। चाल क्या होंगी, समान होंगी, परंतु इनकी आवृत्ति जो होगी वो क्या होगी, भिन्न भिन्न होंगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम आंसर करेंगे। इसमें कह रहा सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है। तो ऐसी कौन सी तरंग है जिसकी सबसे अधिक आवृत्ति होती है, तो वो है गामा तरंग। अब इसके लिए आप लोग एक फार्मूला याद रख लियो, RMILU XG। तो शॉर्टकट में इसको हम RMILU XG यानी कि ये G है, तो फिर से इसको हम लोग G। तो R से हो गया रेडियो, M से हो गया माइक्रो इन्फ्रारेड यानी कि अवरक्त हो गया, L से हो गया लाइट वेव्स यानी कि दृश्य प्रकाश हो गया, U से अल्ट्रावायलेट हो गई यानी पराबैंगनी, X से हो गई एक्स किरण, G से हो गई गामा। तो गामा किरण की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग पूछ रहा, तो गामा किरण की आवृत्ति सबसे अधिक होगी। इसके बाद 41 है। तो 41 का आंसर है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बीमा होगी। तो इस बार हमें इसकी बीमा बतानी है। तो इसकी बीमा बताने के लिए आपको पता है इसकी वैल्यूज़ क्या होती है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये होता है ना सी की वैल्यूज़, तो वहाँ पर कंडीशंस क्या आया था, 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है सी। तो दोनों और वर्क कर देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी की बीमा होती है मीटर पर सेकेंड, LT-1 होता है, तो यहाँ से जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर। इसके बाद हम 42 का आंसर करेंगे। 42 में कह रहा विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका राइट जवाब होगा अनुप्रस्थ। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ तरंग की भांति कार्य करते हैं। इसके बाद है 43। तो 43 में कह रहा है किसी वैद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं। तो इसका भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही होगा, परस्पर लंबवत तथा समान कला में होते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 44। तो इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सी वैद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। तो गामा किरण आपकी वैद्युत चुम्बकीय तरंग है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बीटा किरण। बीटा किरण जो होती है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होती है। अभी अभी मैंने बताया विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है, RMILU XG। ठीक है। तो ये 7 तरंगे हैं जिसमें बीटा किरणों का कहीं पर जिक्र नहीं किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है। तो 45 का आंसर हम करेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो देखिए आवृत्ति इधर से आवृत्ति होती है, सबसे ज़्यादा आवृत्ति जी की होती है, फिर एक्स की, फिर यू की, फिर एल की,
और तरंगदैर्घ्य जो होती है सबसे ज़्यादा रेडियो की होती है, तो इस घटते क्रम में चला जाता है। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से वैद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, तो आपको न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बताना है। तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका होगा, तो इसमें है गामा। तो गामा किरण सबसे लास्ट में, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। 46 का आंसर करेंगे। तो 46 में कह रहा है कि वह तरंग जो वैद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो ऐसी कौन सी तरंग है जो वैद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो इसका भी आंसर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। यानी कि ध्वनि तरंग जो होती है ये वैद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होती है। 47 में कह रहा कि वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाली तरंग है। तो सबसे अधिक की बात कर रहा है तो सबसे अधिक गामा की होती है और सबसे कम किसकी होती है, रेडियो की। तो गामा किरण और रेडियो तरंगे इसका यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला है 48। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की वैद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो इसका राइट आंसर होगा रेडियो तरंग। रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 में कह रहा जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता है। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होती है 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि आंसर नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 इंटू 10⁻19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 51 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है 52। तो 52 का आंसर करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछ रहा है, तो वेरी सिंपल है, बहुत ईजी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई और वी में जो रिलेशन होता है विभव प्रवणता और यक्स, तो दूरी के सापेक्ष यानी वोल्ट प्रति मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 में कह रहा है 53 का जो है जवाब होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E = होता है आपका F/Q। तो न्यूटन प्रति कूलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 54 है निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इस बार पूछ रहा है भैया निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो न्यूटन प्रति कूलम ये भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, वोल्ट प्रति मीटर ये भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, जूल प्रति कूलम ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है, ये होता है विभवांतर का मात्रक। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो है कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। 55 का क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। तो कह रहा कि निर्वात में वैद्युतशीलता यानी ε0 का एसआई मात्रक है। तो वैद्युत इसका होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है। तो 56 में कह रहा कि एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर लगने वाले बल का मान होगा। तो बल का मान यानी कि फार्मूला होगा आपका F = QE। तो Q की वैल्यूज आपको पता है कितना होता है अल्फा कण। तो अल्फा कण का चार्ज हो गया 3.2 इंटू 10⁻19 और E की वैल्यूज दे दी गई है कितना 15 इंटू 10⁴ तो यहाँ पे जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर करेंगे, तो इसका आंसर जो होगा 4.8 इंटू 10⁻14 न्यूटन हो जाएगा। इसी कड़ी में आपका अगला क्वेश्चन है 57। तो 57 का आंसर आपको करना है एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अविलंबवत प्रवेश करता है, तो इसका गमन पथ होता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में अविलंबवत प्रवेश करता है तो उसका गमन पथ जो होता है वो परवलयाकार होता है, जिसका डेरिवेट आपको किया गया। तो डेरिवेट में हम लोगों ने देखा था, परवलय का समीकरण प्रूफ हुआ था।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। तो इसमें आपको दिशा बतानी है, तो जिसकी दिशा होती है ऋण से धन आवेश की ओर, यानी ऑप्शन इसका ऑप्शन डी सही होगा। 59 में है, विद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, पी क्रॉस ई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती है। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती कैसे उत्पन्न होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा त्वरित आवेश द्वारा। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं। 61 में कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग वैद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो ऊष्मीय तरंगे जो होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 62। तो 62 का क्वेश्चंस का हमें जवाब करना है। तो 62 के क्वेश्चंस का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। तो कह रहा, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो वेरी सिंपल आंसर है, बहुत बार पूछा गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऊर्जा के। तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम पे आधारित है। 63 प्रेरित धारा की दिशा का पता चलता है। तो प्रेरित धारा की दिशा का पता किसके द्वारा चलता है, तो लेंज के नियम के द्वारा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेंज के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है। तो सत्य के बारे में बताना है। तो सत्य इसका जो होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ही जो होता है इसका सत्य नियम होगा। तो इस तरह से इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में लेके आएंगे अगले चैप्टर। ये फर्स्ट पेपर के 64 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट थे जो कि बोर्ड में बार बार पूछे जाते थे। तो अगले वीडियो में हम लेके आएंगे सेकंड पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिल रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।